जी साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लास्ट में हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो गुप्ता एम्पायर है वो भारत में स्वर्णिम काल के रूप में देखा जाता है। हमने देखा कि उस टाइम के ऊपर हमारा जो सेकुलरिज्म है या फिर हमारा साइंस है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा और भारत में बहुत सारे गुप्ता राजा, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त वन, सिकंदरगुप्त, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और भारत को एकजुट किया। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो गुप्ता है राज्य है वो टूटना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके काफी कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले कारण यही है कि जो गुप्ता पीरियड का समय है वहां पे जो सिस्टम चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो क्या है कि ऊपर राजा है, एक किंग है, और नीचे उन्होंने कुछ एक सेनापति को या एक राजा को एक जमीन दे रखी है। वो जमीन देने के बाद वो राजा से बस ओनली कर वसूलता है, बाकी जो नीचे वाला राजा है उसने अपना काम खुद जैसे मर्जी करे वो कर सकता था। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये सिस्टम से जो नीचे वाले राजा है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे और वो अभी ओवरथ्रो करने स्टार्ट कर देते हैं किसको, गुप्ता राजा को। और ऐसे जैसे मौर्य के बाद, आफ्टर मौर्य के बाद जो भारत है वो छोटे छोटे राजा में टूट गया था। सिमिलरली दोबारा से जो भारत है, जो गुप्ता ने एक बड़ा भारत बनाया था, सारे इलाकों को इंटीग्रेट किया था, दोबारा से टूटना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, छोटे छोटे राजा उभरने स्टार्ट होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में एक राजा हर्षवर्धना, नॉर्थ वेस्ट में हर्षवर्धना राजा निकलते हैं। याद रखना है इन्होंने 606 से लेके 647 तक राज किया है। ये बिलोंग करते थे पुष्यभूति फैमिली को, और ये बेटे थे किसके, प्रभाकर वर्धना के। तो याद रखना प्रभाकर वर्धना के बेटे हैं हर्षवर्धना। पहले अगर पूछा जाए कि पुष्यभूति फैमिली के फाउंडर कौन है तो प्रभाकर वर्धना है, और इसके बाद हर्षवर्धना क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि पहले इन्होंने अपनी राजधानी वर्धना ने थानेश्वर को बनाया था। थानेश्वर हरियाणा में है, इसको याद रखना है आपने, हरियाणा में थानेश्वर है, उसको अपनी राजधानी बनाया। लेकिन बाद में हर्षवर्धना ने उसको रिप्लेस करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। आज का पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो काफी बड़ा क्षेत्र जो गुप्ता के सामने था, इसके बाद हर्षवर्धना के पास में। साथियों हर्षवर्धन के इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही फेमस उस टाइम के चालुक्यन किंग पुलकेशन टू को हराया था। तो पुलकेशन टू चालुक्यन किंग हैं, उनको हराया था उन्होंने, और हरा के कहने का मतलब एक रथ की उपाधि ली थी कि वो उन्होंने बड़े राजा को हराया है। हम देखते हैं कि इसके समय ही, हर्षवर्धना के समय ही भारत में एक ट्रेवलर आते हैं चाइना से, ह्यून शेंग। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यून शेंग जब भारत आया तो उस समय भारत का राजा कौन था, तो भारत का राजा कौन था, हर्षवर्धना राजा था। आगे चलते हैं, हम देखते हैं चालुक्यास को। मैंने अभी आपको बताया कि चालुक्य का मेन राजा हुआ है पुलकेशन वन। पुलकेशन वन बहुत फेमस राजा है जिन्होंने उस टाइम का जो बतापी का इलाका है वो जीता था। आज का बतापी जो कर्नाटका का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, वो सारा इलाका आ जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद पुलकेशन टू राजा बनते हैं, और यही पुलकेशन टू हैं जो हर्षवर्धना के क्या रहते हैं, कंटेम्परेरी रहते हैं। हर्षवर्धना के समय यही राजा क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। हमने देखा कि इसके समय यानी कि गुप्ता राजा ने, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गुप्ता किंग्स हैं वो स्टार्ट करते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं को बनाना। अजंता की गुफाएं स्पेशली हैं बुद्धिस्टिक के लिए, तो बुद्धिज्म के साथ अटैच हैं, लेकिन एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हम देखते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म सभी के साथ कहने का मतलब अटैच हैं। तो उनको आगे बढ़ाने का काम, अजंता एलोरा केव्स में जो पेंटिंग का काम है वो करने का काम चालुक्यन रीन के समय हुआ है। हम देखते हैं कि इसके समय ऐहोल, नासिक में ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, तो वो भी चालुक्यन के समय बनी है। और जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है
वो भी किसी के समय ज्यादा फैला है, चालुक्यन के समय फैला है। हम देखते हैं इसी तरह चालुक्य के साथ साथ ही जैसे एक भारत है तो ऊपर हम देखते हैं कि कौन हर्षवर्धन राज कर रहे हैं और नीचे चालुक्यन राज कर रहे हैं। बीच वाले इलाके में राष्ट्रकूट राज करते हैं। तो ऐसे जो भारत है वो 3 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे? दंतीदुर्ग, नाम को याद रखना है आपने। राष्ट्रकूट के फाउंडर दंतीदुर्ग हैं। हम देखते हैं कि इनके फेमस किंग कृष्ण बन हुए हैं, जिन्होंने हम देखते हैं कि कैलाश टेम्पल जो सबसे बड़ा टेम्पल है इलोरा गुफाओं में, किसके अटैच है? शिव के साथ अटैच है, इनके समय ही बना है। तो याद रखना, इलोरा गुफाओं, अजंता गुफाओं को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? चालुक्यन किंग्स ने। और कैलाश टेम्पल, इलोरा में सबसे बड़ा टेम्पल पूछा जाए कौन सा है? कैलाश टेम्पल है जो शिव का है, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है? तो कृष्ण बन ने कराया है, जो बादामी के साथ अटैच थे। आगे चलते साथियों, बहुत ही फेमस है डायनेस्टी एक और है, गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी ने उड़ीसा के इलाकों में क्या किया? राज किया। इनके बहुत ही फेमस राजा हुए हैं नरसिम्हदेव, जिन्होंने उड़ीसा का सन टेम्पल, उड़ीसा में सन टेम्पल है कोणार्क में, तो उसको बनाया है किसने? नरसिम्हदेव ने। साथियों याद करने वाली बात यह है कि हम माना जाता है कि उसकी जो सन टेम्पल की आर्किटेक्चर है वो ऐसे है कि जैसे दुनिया की सबसे पहले जो रेज हैं सन की, सबसे पहले कहां जाती हैं? वो जाती हैं सन टेम्पल में। तो वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि सबसे पहले जो रेज होंगी वो कहां जाएंगी? सन टेम्पल में जो गर्भगृह बना हुआ है वहां पे जाती हैं। तो नरसिम्हदेव ने सन टेम्पल को क्या किया? बनाया। ऐसे ही दूसरा जब हुए हैं अनंतवर्मन गंगा। अनंतवर्मन गंगा ने उड़ीसा में ही फेमस टेम्पल जगन्नाथपुरी टेम्पल को बनाया है। तो हम देखते हैं कि फेमस जो टेम्पल हैं, सिमिलरली जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, वो भी किसके समय बना है? गंगास के समय बना है। तो याद रखना, गंगास ने उड़ीसा में के आर्किटेक्चर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा क्या किया है? काम किया है। फिर आते हैं पल्लवास। पल्लवास के जो फाउंडर हैं उनका नाम है सिम्हा विष्णु। तो इसको याद रखना है कि सिम्हा विष्णु पल्लवास के कहने का मतलब राजा हैं। और इन्होंने कांची, जी बिल्कुल डीप साउथ आ गया अपना। तो अगर पूछा जाए कहां पे राज करते थे, आज का जो तमिलनाडु केरला वाला इलाका है वहां पे किसका राज था? पल्लवास का राज था। तो पल्लवास में हम देखते हैं कि कांची को इसने राजधानी बनाया। कांची आज कहां पे है? चेन्नई के पास में है। इसके अलावा नरसिम्हवर्मन जी, ये भी बहुत फेमस राजा हुए हैं। इन्होंने एक फेमस शहर ममलापुरम, ममला का मतलब होता है योद्धा, पहलवान, तो इन्होंने एक शहर बनाया ममलापुरम। और ये खुद भी कहने का मतलब बहुत अच्छे पहलवान थे नरसिम्हवर्मन जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि 7 पगोड़ा रथ टेम्पल है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में आपने सुना होगा, स्टाइल है मंदिरों का भारत में 3 तरह का, नगारा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल और बेसारा स्टाइल। तो जो नगारा टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर है ये मिलता है नॉर्थ इंडिया में। तो उत्तरी भारत में जितने मंदिर होंगे वो नॉर्थ इंडिया के नगारा स्टाइल होंगे। दक्षिण भारत के मंदिर, द्राविडियन मंदिर जो होंगे उनका आर्किटेक्चर अलग होगा, गोपुरम होगा, बाउंड्री बनी होगी। और हम देखेंगे कि जो जितना कोई राजा बड़ा होगा उतना वो गोपुरम क्या बनाएगा? ऊंचा बनाएगा। ये द्राविडियन जो कल्चर है टेम्पल का, अगर पूछा जाए कौन लेके आए हैं, तो भाई कौन लेके आए हैं? पल्लवास लेके आए हैं। पल्लवास का द्राविडियन कल्चर में बहुत नाम है। तो जितने आपने दक्षिण के मंदिर देखे हैं वो द्राविडियन है, पल्लवास लेके आए हैं। नगारा ऊपर वाले गुप्ताज लेके आए हैं। और बीच वाले विसारा, जिनकी आदि क्वालिटीज किसकी हैं? नगारा वाली, आदि किसकी हैं? द्राविड़ा वाली, उनको कहते हैं विसारा। ये कौन लेके आया? गंगा डायनेस्टी के राजा
उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो किस में डाले जाते हैं, विसारा में डाले जाते हैं। उनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉर्थ वाली हैं और कुछ प्रॉपर्टीज दक्षिण वाली। साथ ही जो कुछ मंदिर हैं चेक करना हो तो देखना, यह है पुरी जगन्नाथ टेम्पल, यह है कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क का, और यह है ओहोल इंस्क्रिप्शन। तो ये तीनों ही साउथ इंडिया की और उड़ीसा की फेमस केनिकल इंस्क्रिप्शंस और मंदिर हैं, तो इसको आपने देखना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका मेडिवियल हिस्ट्री है, अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इंडस पढ़ा, इंडस के बाद वैदिक समाज, फिर हमने मौर्य पढ़े, मौर्य के बाद डिक्लाइन ऑफ मौर्य, फिर क्या पढ़ा, गुप्तास पढ़े। अभी डिक्लाइन ऑफ गुप्तास के बाद कौन कौन से राजा आए, इसके बाद हम मेडिवियल जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट करेंगे, उसको आपके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।